गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग 7वां अध्याय विश्व शांति के प्रयास का अध्ययन करेंगे, जिसमें राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पहले पूर्व के अध्याय में से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फांसीवाद का जनक कौन था? मुसोलिनी था फांसीवाद का जनक। कहाँ का था मुसोलिनी? किस देश से संबंधित है? इटली से। ठीक है। फांसीवाद के हम लोग पढ़े नाजीवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद। फांसीवाद पर थोड़ा कम चर्चा हुई। तो फांसीवाद जो है नाजीवाद से मिलता जुलता है। फांसीवाद में भी वही सब बातें थी जो नाजीवाद में थी। फांसीवाद के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहते हैं, जो कि इटली में मुसोलिनी को माना जाता है फांसीवाद के जनक के रूप में। तो फांसीवाद में भी उग्र राष्ट्रवाद था, और यह समाजवाद का ये भी विरोधी था, और इसमें भी था सर्वाधिकारवाद, यानी सारा अधिकार एक ही नेता में होना चाहिए। और फांसीवाद इटालियन में एक शब्द था फासिया, उससे इसका जन्म हुआ फांसीवाद का। फासिज्म बना फासिया से, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी, जिसमें लकड़ी का गट्ठर एकता का प्रतीक है और कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक है। इसकी शुरुआत हुई 1919 ईस्वी में। यह युद्ध में विश्वास करता है, सैन्यवाद में। जिस तरह नाजीवाद विश्वास करता है, उसी तरह फांसीवाद भी युद्ध में विश्वास करता है। उसके बाद साम्राज्यवाद में भी इसका विश्वास है, नाजीवाद की तरह ही। इसको तर्क और विवेक में विश्वास नहीं था, इस शक्ति में विश्वास करता था। स्वतंत्रता और उदारवाद का यह फांसीवाद विरोधी था। इसमें सैन्य अनुशासन लागू था, कठोर अनुशासन। ये लोकतंत्र का विरोधी था, संसदीय शासन का विरोधी था, और कुलीन तंत्र में विश्वास करता था। कुलीन तंत्र का मतलब उच्च वर्गों के शासन में विश्वास करता था। और लोकतंत्र का जो नारा था, स्वतंत्रता, समानता तथा मातृत्व, भ्रातृत्व के स्थान पर यह नारा दिया था उत्तरदायित्व, अनुशासन और उच्च वर्ग। और लोकतंत्र का यह उपहास उड़ाता था, और लोकतंत्र को यह सड़ी गली शासन प्रणाली बतलाता था। फांसीवाद में भी नाजीवाद की तरह ही व्यक्ति पूजा थी, यानी नेता की पूजा की जाती थी। तो फांसीवाद हम देखें कि नाजीवाद से मिलता जुलता वाद है। इस पर चर्चा बहुत कम हुई थी, इसलिए इसको चर्चा कर दिए। एक और पिछला अध्याय में बहुत ज़्यादा शब्द हम लोग को पढ़ने के लिए मिला, वह था यहूदी धर्म के बारे में लोगों की जानकारी कुछ कम होगी, तो उसको भी चर्चा कर देते हैं। यहूदी के बारे में जिक्र आया, जिसमें कितना यहूदियों को मार दिया था? किसी को याद है? हिटलर 60 लाख से अधिक। हाँ, 60 लाख से अधिक यहूदियों को मारा था। तो यहूदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहूदी क्या है, यहूदी धर्म क्या है। तो यरूशलेम के आसपास के यूदा नामक प्रदेश के निवासी यहूदी कहलाते हैं। यरूशलेम कहाँ है? इजराइल की राजधानी है। इजराइल देश का नाम सुने होंगे। यरूशलेम जो है इजराइल की राजधानी है। तो यरूशलेम के आसपास यूदा नामक प्रदेश के निवासी जो यहूदी कहलाए, और यह दुनिया के प्रथम एकेश्वरवादी धर्म है। यहूदी जो है एक एकेश्वरवादी, यानी एक ईश्वर में विश्वास करने वाला, ये दुनिया का पहला धर्म है यहूदी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक
अब्राहम थे। और इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? किसी को पता है? प्रॉफिट मोहम्मद। ये तो आए, लेकिन इनके पहले थे, इनको अब्राहम ही थे। हाँ। अब्राहम से ही 3 धर्म का जन्म हुआ है, यहूदी, इस्लाम और ईसाई। सबसे पुराना जो धर्म है यहूदी ही है। तो तीनों धर्म को, यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म को इब्राहिमी धर्म कहा जाता है, क्योंकि इनके पितामह कह सकते हैं, तीनों धर्म के पितामह कहलाते हैं कौन? अब्राहम। अब्राहम को तीनों धर्म का पितामह कहा जाता है। इन्हीं से आगे चल के 3 धर्म बना, यहूदी, इस्लाम और ईसाई। इनकी जो भाषा थी यह है वह इब्रानी कहलाता है, और इनका मुख्य काम था व्यापार। मुख्य जो इनका काम था व्यापार। इसलिए हिटलर क्या कहता था यहूदियों को? सूदखोर कहता था ना, बतलाए थे। यहूदियों को सूदखोर कहता था। इसका मुख्य काम क्या था? व्यापार। इसकी विचारधारा को थोड़ा समझ लेते हैं। यहूदी धर्म का क्या क्या विचारधारा थी। यहूदी धर्म में मृत्यु के बाद की दुनिया में विश्वास नहीं करता है। यहूदी धर्म की जो विचारधारा है, यहूदी धर्म का जो विचारधारा है उसमें मृत्यु के बाद की दुनिया में विश्वास नहीं करता है। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शब्द बार बार हम लोग को सुनने के लिए मिला है। यहूदी धर्म जो है हमें बार बार सुनने के लिए मिला है, इसलिए थोड़ा सा इसको चर्चा करना चाह रहे थे। तो इसका जो सिद्धांत है उसमें है कि मृत्यु के बाद की दुनिया में यकीन नहीं करता है, यह वर्तमान को ही महत्वपूर्ण मानता है, और मूर्ति पूजा का यह विरोध करता है। यह धर्म, यहूदी धर्म, और अपने सारे कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित कर उनकी पूरी ईमानदारी से निर्वाह ही असल धर्म मानता है। अपने सारा जो कर्तव्य है, जो इंसान का जो कर्तव्य है, वह कर्तव्य सही से करे, समर्पित होकर के, और सब ईश्वर को समर्पित करे और उसको पूरी ईमानदारी से निर्वाह करे, तो इसी को यह असल धर्म मानता है। इसमें जो कंसेप्ट है हिंदू धर्म में कि पूर्व जन्म से पाप लेकर आता है, तो वो यहाँ पर इसको खंडन करता है। इसका यहाँ पर कोई मान्यता नहीं है कि कोई मनुष्य जन्म से ही पापी हो सकता है। हिंदू धर्म में ऐसा है कि पूर्व जन्म से पाप के कारण ये ऐसा है या ऐसा भोग रहा है, ऐसा हिंदू धर्म में हम लोग मानते हैं। लेकिन यहूदी धर्म में ऐसा नहीं है। यहूदी धर्म में पूर्व जन्म के पापों का कोई मान्यता नहीं है। अतः इसमें ऐसा कोई धारणा नहीं है कि मनुष्य जन्म से ही पापी होता है। और इसमें पाप से मुक्ति का जो रास्ता है वह है प्रायश्चित। यहूदी लोग मानते थे कि, अभी भी मानते हैं कि पाप से मुक्ति का रास्ता है वह प्रायश्चित है। यदि कोई प्रायश्चित करता है, गलती किया है और उसका मन में प्रायश्चित करता है, उसका पछतावा करता है, तो उसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। अभी संसार में यहूदी लोगों का जो देश है वो कौन है? कौन देश है? किसी को पता है? इजराइल है। संसार में जितने भी यहूदी हैं सब की नागरिकता इजराइल की है। कोई जा कर के वहाँ इजराइल में बस सकता है। संसार में जितना भी यहूदी लोग हैं सारा लोगों को नागरिकता इजराइल दिए हुए है। कोई भी जा कर के वहाँ इजराइल में बस सकता है। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। तो यही यहूदी के बारे में संक्षिप्त जानकारी है जो थोड़ा बतलाना चाह रहे थे। इसी यहूदी पर जर्मनी में देखो कितना अत्याचार हुआ, और इस धर्म के बारे में, धर्म को लेकर वो नफरत करता था। यहूदी से धर्म के लेकर भी नफरत करता था। ईसा मसीह जब आए तो थोड़ा सा यहूदी की विचारधारा से अलग विचारधारा रखे, तो यहूदी लोग ही उनके सूली पर चढ़ा दिया था। ये भी एक कारण था हिटलर का नफरत करने का। ठीक है, और बाकी सब तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। अब आज का अध्याय शुरू करते हैं।
आज जो अध्याय हम लोग को शुरू करना है वह अध्याय है राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना है। तो राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कुछ लोग याद होगा किसी को, सबसे पहले राष्ट्र संघ के बारे में विचार किसके दिमाग में आया? सबसे पहले राष्ट्र संघ भी होना चाहिए संसार में, यह विचार किसके दिमाग में आया? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जनवरी 1918 में जब युद्ध चल ही रहा था, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 1914। बोलो। 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914। और ख़त्म कब हुआ था? 1918। कब ख़त्म हुआ था? 11 नवंबर 1918। 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था, यानी नवंबर में ख़त्म हुआ था। तो उसके पहले जनवरी 1918 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक 14 सूत्री योजना प्रस्तुत किया था। वह योजना विश्व शांति के लिए था। उसमें बहुत से 14 उसमें पॉइंट्स थे। तो उसमें जो अंतिम पॉइंट था ना, 14वां पॉइंट था, उसी में राष्ट्र संघ की स्थापना की बात थी। उसी में थी कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निष्पादन एवं विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रों का एक संघ बनाया जाना चाहिए। ये विचार दिए थे जनवरी 1918 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। तो उसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? 1919। 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। तो 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया राष्ट्र संघ स्थापित करने का। 1919 में प्रस्ताव रखा गया और अंत में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ गया। जब इसी दिन वर्साई की संधि भी अस्तित्व में आया था। 10 जनवरी 1920 को ही वर्साई की संधि भी व्यवहार में आई। तो उसी तिथि को राष्ट्र संघ भी व्यवहार में आ गया। ठीक है। 10 जनवरी 1920 को इसका स्थापना हुई और ये रहा कब तक? हम लोग जानते हैं कि इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि दूसरा विश्व युद्ध न हो। युद्ध होने की स्थिति के पहले ही आपस में बात कर करके समस्या का समाधान कर दिया जाए, इसी के लिए राष्ट्र संघ बनाया गया था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हुआ, हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरे विश्व युद्ध के बारे में भी। तो इसका मतलब कि राष्ट्र संघ असफल हो गया। तो राष्ट्र संघ जब असफल हो गया तो इसका विघटन हुआ, यानी इसे समाप्त कर दिया गया। तो इसका विघटन कब हुआ? हम व्हाट्सएप पर भेजे हैं बुक, उसमें लिखा हुआ है 1946। पूरा डेट बताओ। 20 अप्रैल 1946। हाँ, 20 अप्रैल 1946। जब हम पढ़ाते हैं तो बुक को अपना व्हाट्सएप पर रखना है, ये खोल कर रखना है। तो 10 जनवरी 1920 से 20 अप्रैल 1946 तक रहा राष्ट्र संघ। अब हम लोग राष्ट्र संघ के बारे में आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था, इसका गठन कैसे हुआ। तो उद्देश्य तो हम लोग संक्षेप में समझे कि दूसरा विश्व युद्ध न हो, विश्व में शांति बना रहे, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसको आगे विभिन्न पॉइंट में देखते हैं। तो इसका प्रथम, सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था। प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था करना, माने शांति व्यवस्था करना विश्व में सहयोग प्रदान करना एक दूसरे देशों को, एक देश दूसरा देश को सहयोग प्रदान करे। अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़ा होगा या मतभेद होगा उसको शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करे। और शस्त्रीकरण का जो होड़ मची हुई थी
उसको कम करे, यानी लोग देश कम से कम अस्त्र शस्त्र बनाए। और पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़े, उसमें जो कितना संधियां होती है पेरिस शांति सम्मेलन में, 5 संधि होती है। उन संधियों को लागू करना भी, उन संधियों को कार्यान्वित करना भी इसका उद्देश्य था राष्ट्र संघ का। यह प्रस्ताव अमेरिका दिया था, लेकिन इसके से पूरी तरह अमेरिका संतुष्ट नहीं था पेरिस शांति सम्मेलन के संधियों से, इसलिए अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका ही प्रस्ताव लाया था, लेकिन इसमें अमेरिका ही शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन के संधि के शर्तों से, कुछ शर्तों से संतुष्ट नहीं था, इसलिए इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो राष्ट्र संघ की सफलता का ये भी एक वजह थी, जिसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि राष्ट्र संघ आखिर असफल क्यों हुआ। ठीक है, तो राष्ट्र संघ के उद्देश्य समझ में आ गया। उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, बोलो उधर से। शांति बनाए रखना, विश्व में शांति बनाए रखना, और मतभेदों और शास्त्र ये सब कम। क्या जी, आपसी मतभेदों को दूर करना। ठीक है, अच्छा, आरंभ में इसके कितने सदस्य संख्या थे? आरंभ में जब ये राष्ट्र संघ बनाया गया, तो आगे देखते हैं कि आरंभ में इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 42। हाँ, आरंभ में 42 थी, जो बाद में बढ़ करके 60 हो जाती है। इसके अधिकारी भाषा कौन कौन है? अधिकारी भाषा, इसका अधिकारी भाषा था अंग्रेजी और फ्रेंच। क्या था? अंग्रेजी और फ्रेंच इसका अधिकारी भाषा था। अब हम लोग देखेंगे, राष्ट्र संघ का उद्देश्य देख लिए, अब हम लोग राष्ट्र संघ के में देखेंगे कि इसके कौन कौन अंग थे। जो राष्ट्र संघ के जो पहली उसमें कई नियम बनाया गया, तो उसमें जो पहली धारा थी उसमें सदस्य राष्ट्रों की सूची का वर्णन था, और दूसरी धारा में इसके प्रमुख अंगों का वर्णन किया गया। एक समझो कि जैसे एक नया संस्था बनाई जा रही है, तो उसका नियम कानून कुछ रहेगा ना, कैसे उसका गठन होगा, कैसे काम करेगा, कैसे उसके लोग देश मेंबर बनेंगे, कैसे फिर उनको निकाल दिया जाएगा, उसका कुछ तो सर्कुलर रहेगा। तो उन्हीं नियमों के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। उद्देश्य तो अध्ययन कर लिए, अब उसका गठन कैसे 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 होगा, उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट काम करेंगे, उसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। राष्ट्र संघ अभी तक क्लियर हो गया, उसका उद्देश्य क्लियर हो गया, 2 पॉइंट क्लियर हुआ है। अब हम लोग इसके गठन, यानी कि इसके कितने भाग हैं, इसमें कौन कौन डिपार्टमेंट काम करते हैं, तो इसके प्रमुख अंग कौन कौन थे, किसी को पता है तो बतलाओ, चूँकि ये टॉपिक पढ़ाई जाती है और निचली क्लासों से। असेंबली, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्यायालय, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। हाँ, देखो इसका जो प्रमुख जो अंग था ना, वो 4 था। इसके अलावा इसके बहुत से अंग थे। अंग का मतलब हुआ कि इसमें डिपार्टमेंट बहुत सा थे, लेकिन जो उसमें जो मुख्य जो अंग था इसमें, वह 4 था। वह कौन कौन था? पहला जो अंग था उसको कहते थे असेंबली। पहला जो अंग था, डिपार्टमेंट जो इसके अंदर था, उसको नाम था असेंबली, और दूसरे का नाम था काउंसिल, और तीसरे का नाम था सचिवालय, और चौथा का नाम था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके अलावे भी बहुत सा संगठन था, जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। उसके अलावा बहुत सी समितियां थी, जैसे सैनिक कमीशन, संरक्षण कमीशन, इस तरह से बहुत उसका था। लेकिन मुख्य जो हम लोग को जानना है, वो इसका जो 4 जो अंग हैं मुख्य, अभी तुम लोग बताए, असेंबली, काउंसिल, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 4 जो अंग है।
और इसका एक है सहायक संगठन जिसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, वह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका जो मुख्यालय बना है, उस हेड ऑफिस, मुख्यालय का मतलब हेड ऑफिस, कहाँ स्थापित किया गया था? स्विट्जरलैंड में। हाँ, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसमें बहुत सी बातें याद करने वाली है, बहुत ज़्यादा इसमें समझने वाली बातें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इसमें याद करने वाली बातें हैं। तो हम लोग उसको याद करने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। जो पीछे के अध्याय पढ़े हैं उसमें याद भी करना था और समझनी भी थी, दोनों बातें थी, लेकिन इसमें ज़्यादा याद करने वाला भाग है। तो इसका मुख्यालय जो था स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में था, और इसके जो हम लोग 4 गो मुख्य भाग जाने, असेंबली, काउंसिल, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसके बारे में अब देखेंगे बारी बारी से कि असेंबली क्या थी और उसका कार्य क्या क्या था। फिर उसके बाद देखेंगे काउंसिल क्या थी, सचिवालय क्या था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या था। तो जैसे अब देश है तो देश कैसे चलता है? देश में राजनीति विज्ञान में पढ़े होंगे, एक विधायिका होती है जिसका काम होता है कानून बनाना, एक कार्यपालिका होती है जिसका काम है उस कानून को लागू करना, पढ़े होंगे। फिर एक न्यायपालिका होती है कि यदि कोई विवाद होगा तो उसको समाधान करने के लिए न्यायालय जाएगा लोग, फिर वहाँ पर उसका समाधान होगा। फिर एक सचिवालय, 3 ही अंग होता है, और एक सचिवालय का भी नाम हम लोग जानते हैं कि सचिवालय होता है। तो उसको जो ऑफिस का काम, कागजी काम करने के लिए क्या क्या होगा, जहाँ कागजी काम होगा उसको सचिवालय कहेंगे। तो देश में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उस तरह से देश चलती है। तो उसी प्रकार राष्ट्र संघ भी हूबहू कहानी इसी तरह है। राष्ट्र संघ में जो असेंबली है उसको समझो, जो असेंबली है वह कानून बनाने वाला संगठन है जिसमें कानून बनाया जाएगा, नियम बनाया जाएगा। काउंसिल जो है को दूसरा जो हम लोग बतलाए काउंसिल में क्या होगा, उस नियम को पालन कराया जाएगा। काउंसिल के माध्यम से जो भी बातें बनाई जाएगी, नियम, उसको काउंसिल में क्या होगा, पालन करवाया जाएगा काउंसिल के द्वारा। फिर सचिवालय में क्या होगा, एक सचिवालय भी चाहिए। सचिवालय का मतलब ऑफिस समझ लो। तो वहाँ पर कागजी काम होगा, जितना पेपर वर्क है, अब जितनी मीटिंग होना है तो उसकी तैयारी कहाँ होगी, सचिवालय में। सूचना प्राप्त करना है तो सूचना कहाँ प्राप्त होकर जाएगी, सचिवालय में। सूचना प्राप्त होने, बैठक करवाना है तो इसकी तैयारी की प्रोसीडिंग कहाँ लिखाएगा, तो सचिवालय में। बैठक हो जाएगी, फिर प्रेस में देना है तो कौन देगा, तो सचिवालय। तो 3 ही। अच्छा, उसके बाद जब विवाद जब होगा, मान लीजिए कोई नियम बनाई असेंबली, काउंसिल उसको लागू करवाई, उसके बाद कुछ विवाद होता है तो उसका समस्या का समाधान कहाँ होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। या 2 देश लड़ रहा है तो उसे कानूनी पक्ष को कौन देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में देखा जाएगा। तो राष्ट्र संघ का यही 4 गो मुख्य भाग है, जिसको 4 लाइन में हम बता दिए इसका टोटल क्या कार्य है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे, क्योंकि इतना शॉर्ट में जानने से काम नहीं चलेगा। ये शॉर्ट में बतलाए हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए कि असेंबली क्या करती है, कानून बनाने का उसका काम है, नीति निर्धारण करना है। काउंसिल का काम क्या है, उस नीति को लागू करवाना। और सचिवालय का काम क्या है, सचिवालय का काम जहाँ पर कागजी काम होगा, सूचना का लेन देन होगा, उसको सचिवालय में काम होगा। और न्यायालय तो हम लोग जान ही रहे हैं कि वहाँ न्याय होता है। यही काम है जो राष्ट्र संघ में, इसी 4 पैर पर राष्ट्र संघ खड़ा हुआ। इसके अलावे भी बहुत सा इसका जिम्मेवारी बढ़ती गई, तो इसमें समितियों का नया नया निर्माण होता गया। लेकिन जो मुख्य संगठन था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन,
चूँकि बोल्शेविक उस वक्त मजदूरों की स्थिति सुधरी थी युद्ध के समय, तो ये भी जरूरी थी। और इसका भी और रोल रहा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बोल्शेविक क्रांति हुआ था, मजदूर आंदोलन हुआ था, ये सब जो हुआ था, तो इस सब स्थिति में मजदूरों की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाया गया था। तो अब हम लोग अब डिटेल से जानेंगे कि असेंबली क्या है और इसके क्या क्या कार्य हैं। इतना संक्षेप में हम लोग चर्चा कर लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका जो राष्ट्र संघ का अंग है वह सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है उस अंग का नाम है असेंबली। तो असेंबली में क्या होगा, सभी जो इसके राष्ट्र हैं, जितना इसमें सदस्य हैं, सब इसमें सम्मिलित होते हैं। असेंबली में कौन कौन रहेंगे, जितना इसका मेंबर होगा। शुरू में इसमें कितना मेंबर था, शुरू में स्थापना के समय इसमें कितना देश सदस्य थे? 42 हाँ 42। इसकी जब स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी जब 1920 को स्थापना हुई थी, तो उस वक्त कुल 42 सदस्य राष्ट्र थे जो इसका मेंबर थे स्थापना के समय। और एक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार दिया गया था नियमानुसार। इसमें जो भी सदस्य बैठक होती थी, बैठक इसकी वार्षिक होती थी, इसकी जो बैठक होती थी वो वार्षिक होती थी। और एक सदस्य राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार दिया गया था। और बैठक को संचालन करने के लिए इसमें एक सभापति और एक उपसभापति होता था। और इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था नीति निर्धारण करना, मतलब कानून बनाना, और कोई नया देश है तो उसको सदस्यता प्रदान करना। ऐसा सब काम होगा सबों की सहमति से। बजट बनाना, बजट पारित करना, अन्य संगठन जो था, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या समितियां थी, तो उसके भी सदस्यों का निर्वाचन करना इसका कार्य था। इसमें इसका एक और था अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश एवं महासचिव की नियुक्ति करना भी इसका काम था। महासचिव कहाँ होता था? सचिवालय में। न्यायाधीश कहाँ होगा? न्यायालय में। और महासचिव कहाँ होगा? महासचिव कहाँ होगा? सचिवालय में। ठीक है। तो इसका भी निर्वाचन कौन करता था? असेंबली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता था? असेंबली। सचिवालय के महासचिव का निर्वाचन कौन करता था? असेंबली। तो महासचिव का मतलब क्या हुआ? जो सबसे सचिवालय के जो सबसे हेड होंगे उन्हीं को महासचिव कहा जाएगा। महासचिव मतलब जो सचिवालय के सब जो प्रधान होंगे, सबसे ऊपर पदाधिकारी जो होंगे, उन्हीं को महासचिव कहा जाता था। तो उसकी नियुक्ति कौन करता था? असेंबली। और पहले ही बताया कि राष्ट्र संघ का स्थापना का एक उद्देश्य ये भी था कि पेरिस शांति सम्मेलन में जो संधियां की गई थी उसको लागू करवाना, ये भी एक उद्देश्य था इसका। तो उसके अलावे इसको पावर दिया गया था कि पेरिस शांति सम्मेलन में यदि संधियों में यदि कुछ संशोधन करना है तो संशोधन कर सकती थी। इसको अधिकार, इसको पावर था राष्ट्र संघ की असेंबली को। उसमें जो संशोधन जैसे कि जो दिया गया था, मान लीजिए जर्मनी पर कितना लगा दिया था राशि देने के लिए, कितना राशि देने के लिए उस पर किया गया था पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा? 6 अरब, याद आ रहा है कुछ? 6 अरब पाउंड है ना। तो 6 अरब पाउंड, तो उसमें संशोधन कौन कर सकता था? उसमें संशोधन करने का अधिकार राष्ट्र संघ को था। और राष्ट्र संघ के असेंबली में इसको संशोधन कर सकती थी। इसके अलावे विश्व शांति को प्रभावित करने वाला किसी विषय पर यह जो असेंबली है वह विचार विमर्श कर सकती थी।
इसको ये अधिकार दिया गया था असेंबली को। और यहाँ पर सभी मत जो है ना एक मत होकर लेना होता था। ऐसा नहीं कि सहमति नहीं बनी तो पास हो गया, नहीं, सभी निर्णय पर सहमति सबकी होनी आवश्यक थी। एक मत होकर के ही निर्णय लिए जा सकते थे। और इसका जो कार्यालय की भाषा रखी गई थी वह क्या थी? इंग्लिश और फ्रेंच। हाँ, पहले ही बताए हैं इसलिए पूछ रहे हैं। इसकी जो भाषा थी वह थी इंग्लिश और फ्रेंच। ये हुआ असेंबली। असेंबली का कार्य समझ में आ गया कि इसका क्या क्या कार्य था। उसके बाद दूसरा जो अंग है वह है काउंसिल। दूसरा अंग क्या है? काउंसिल। इसको ये असेंबली को एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं। असेंबली सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण अंग थी राष्ट्रसंघ के, जिसमें सभी राष्ट्र जो जितने इसके सदस्य थे इसमें सम्मिलित होते थे। जितने इसके जो राष्ट्र थे जिसके सदस्य थे सभी इसका सदस्य मेंबर थे। इसमें सभी राष्ट्रों को सम्मिलित किया जाता था जो भी इसका सदस्य थे। दूसरी जो हुआ, स्थापना के समय इसका सदस्य राष्ट्र थे वो 42 थे। एक सदस्य राष्ट्र को इसमें एक वोट देने का अधिकार होता था और इसकी बैठक वार्षिक होती थी। बैठक को संचालन करने के लिए एक सभापति और एक उपसभापति होते थे। इसका जो मुख्य कार्य था वह नीति निर्धारण करना, नए राज्य या देश को सदस्यता प्रदान करना, बजट पारित करना, अन्य संगठन के सदस्यों का निर्वाचन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश एवं महासचिव की नियुक्ति, पेरिस शांति सम्मेलन में की गई संधियों में संशोधन करने का अधिकार भी इसके पास था। विश्व शांति को प्रभावित करने वाला किसी भी विषय पर यह विचार विमर्श कर सकती थी और सभी जो निर्णय इसमें था एक मत होकर लिए जाते थे। और इसके कार्यालय की भाषा थी इंग्लिश और फ्रेंच। यही बात हम लोग असेंबली में पढ़े। जो ध्यान से सुने होंगे उसके दिमाग में पूरी तरह ये बात बैठ गई होगी। किताब भी खोल के देखते रहना है, जो व्हाट्सएप पर भेजते हैं उसको देखते रहना है। फिर उसकी दूसरी जो इसका संस्था है उसका नाम क्या है? काउंसिल। काउंसिल नाम है। यह दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। पहला महत्वपूर्ण अंग हो गया असेंबली और दूसरा महत्वपूर्ण जो अंग हो गया वह है काउंसिल। यह असेंबली से ही छोटी संस्था होती थी। असेंबली सबसे विशाल, चूंकि सभी इसका सदस्य होते थे, जो भी राष्ट्र इसका मेंबर होते थे असेंबली का भी सदस्य होते थे। राष्ट्रसंघ का जितना सदस्य होते थे सभी असेंबली का भी सदस्य होते थे, इसलिए असेंबली जो है सबसे विशाल हो गई। उससे छोटी संस्था थी काउंसिल, लेकिन ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। यह कार्यपालिका थी, यानी जो भी नीति निर्धारण हुआ असेंबली में उसको लागू करने का जो जिम्मेवारी थी वह थी काउंसिल को। इसकी जो बैठक होती थी वर्ष में 3 बार होती थी और इसमें 2 तरह के सदस्य होते थे। असेंबली में जितना 100% हुआ, जितना भी मेंबर है राष्ट्रसंघ का सब असेंबली का सदस्य है, लेकिन जितना मेंबर है राष्ट्रसंघ का सब काउंसिल का सदस्य नहीं होगा। दोनों में अंतर समझो। जैसे मान लो कि स्टार्टिंग में था 42 गो राष्ट्र था जो असेंबली का सदस्य था, राष्ट्रसंघ का सदस्य था, तो सभी 42 जो है असेंबली का भी सदस्य हुआ, लेकिन सभी 42 काउंसिल का सदस्य नहीं होगा। काउंसिल का सदस्य की जो व्यवस्था थी उसको समझ लेते हैं। काउंसिल के सदस्य 2 प्रकार के व्यवस्था थी उसमें, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई, यानी उसमें 2 तरह के सदस्य होते थे, एक अस्थाई होते थे और दूसरा अस्थाई। जो अस्थाई होते थे उसमें 5 थे। जो अस्थाई थे शुरू में तो 4 ही थे, जर्मनी को भी बाद में शामिल किया गया था। किस संधि के द्वारा? जर्मनी को शामिल किया गया था ना, किस संधि के द्वारा शामिल किया गया था? वर्साई की संधि।
नहीं। वर्साय की संधि कहाँ है? बोलो बोलो, याद करो। संधि। क्या चीज? किस संधि? 1925 में लोकार्नो समझौता के अनुसार जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली थी। वर्ष 1925 में लोकार्नो समझौता के अनुसार जर्मनी को क्या बनाया गया था? राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया था। ठीक है। तो शुरू में रहता है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी तो स्थापना 1920 में हुई थी ना, राष्ट्र संघ की। और जर्मनी कब इसका सदस्य बनता है? 1925 में। 1925। हाँ, 1925 में ना। तो शुरुआत में इसकी जो सदस्यों की, स्थायी सदस्यों की संख्या होती है वह 4 ही होती है। उन चारों का नाम है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जापान। 1925 में जर्मनी भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्र संघ में कुल स्थायी सदस्यों की संख्या थी 5। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी। और अस्थायी सदस्य जो थे वह 3 वर्ष के लिए नियुक्त होते थे। अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते थे? 3 वर्ष। हाँ, अस्थायी जो उसकी सदस्य संख्या होती थी 9। अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती थी? उसकी सदस्य संख्या होती थी 9 सदस्य संख्या होती थी। और 9 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती थी? 3 वर्षों के लिए। यानी काउंसिल में कितना सदस्य हो गया? 42। नहीं, काउंसिल नहीं, असेंबली में कितना सदस्य हुआ? 42। लेकिन काउंसिल में कितना हुआ टोटल? 13, 14 ना हुआ? 14 हो गया। 5 अस्थाई और 9 अस्थाई। 9 अस्थायी। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? ये हो गया 14। तो इसमें भी असेंबली की तरह ही सभी निर्णय एक मत होकर लिया जाता था। और काउंसिल का कार्य क्या था उसको समझ लेते हैं। काउंसिल का जो कार्य था वह था अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्या एवं झगड़ा का समाधान करना। व्यवहारिक काउंसिल जो थी ना, वो व्यवहारिक पक्ष था। ये जो असेंबली जी थी वो सैद्धांतिक पक्ष था। ये तो क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्या जो होगा एवं झगड़ा होगा उसका समाधान कहाँ होगा? काउंसिल में होगा। और उसे करने का काम किसको था? काउंसिल को। फिर उसके बाद निरस्त्रीकरण का व्यवस्था करना, यानी कि जो शस्त्रों की होड़ मची हुई है उसको कम करना। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन करना। यदि कोई राष्ट्र आक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना। जैसे अभी के न्यूज़ क्या चल रहा है? अभी किसी को जानकारी है अभी के वर्तमान में वैश्विक न्यूज़ क्या है? कौन देश किस पर आक्रमण कर रहा है? रशिया यूक्रेन पर। हाँ, रशिया यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। तो अभी तो राष्ट्र संघ नहीं है, अभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ निर्णय लेगी इस संबंध में। ठीक है। तो इसका तो बहुत प्रासंगिकता है आज के डेट में। तो इससे भी मजबूत संस्था, इसमें जो कमी थी राष्ट्र संघ में उसको दूर करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इससे भी मजबूत संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया। उसके बारे में राष्ट्र संघ जब समाप्त होगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई अथवा आर्थिक पाबंदी का निर्णय लेना। उस पर सैनिक कार्रवाई करेगा या उस पर आर्थिक पाबंदी लगाएगा, उस पर व्यापार वगैरह का रोक लगाएगा, उसके साथ कोई देश व्यापार न करेगा। इसका जो सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और बहुत तरह का आर्थिक प्रतिबंध है जिस पर लगाया जाता है। इसके अलावे बहुत सा जो इस देश कमज़ोर होता है, बहुत सा देश मजबूत होता है। तो जो कमज़ोर देश है उसके भी हितों का रक्षा करना राष्ट्र संघ का काम था। यानी जो इसका सदस्य है उसके प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना भी राष्ट्र संघ का काम था। सभी देश तो बराबर हैं, शक्तिशाली है नहीं। कोई देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई देश कम शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली देश कम शक्तिशाली देशों पर हमला न कर दे, इसका भी ख्याल रखना काउंसिल का कार्य था।
तो काउंसिल का कार्य जो हम लोग देखे वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्या एवं झगड़ा का समाधान करना, निरस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों की होड़ को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय बैठक सम्मेलन का आयोजन करना, आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई अथवा आर्थिक पाबंदी लगाना और सदस्य राष्ट्र के संप्रभुता की रक्षा करना, प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना, एक काउंसिल का कार्य था, जो कि दूसरा महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्र संघ के। इसका बैठक साल में कितने बार होती है? काउंसिल का बैठक साल में कितने बार होती है? कोई सुन रहे हो ध्यान से तो उसको पता होगा। 3 बार, वर्ष में 3 बार। 3 बार। और असेंबली की बैठक वर्ष में कितना बार होती है? 1 बार। 1 बार। तो असेंबली द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करवाने का कार्य किसका था? काउंसिल का कार्य था। काउंसिल का ये भी कार्य है कि असेंबली जो भी निर्णय लेती है उसको लागू करवाने का कार्य किसको है? काउंसिल को है। इसके अलावा महासचिव का निर्वाचन करना, और जर्मनी के जो सार के बारे में हम लोग पढ़े थे, जर्मनी के सार और डॉजिंग क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र का भी जो प्रशासन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को ही दे दिया गया था। यदि पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साई की संधि के अनुसार जर्मनी के सार तथा डॉजिंग क्षेत्र का जो प्रशासन जो है का जिम्मेवारी राष्ट्र संघ को ही दे दी गई थी। ठीक है। इसके अलावा भी इसमें 2 महत्वपूर्ण अंग है, वह एक सचिवालय, संक्षेप में उसको भी समझ ही लेते हैं। थोड़ा समय निर्धारित है, उससे थोड़ा सा क्रॉस होगा। जो समय निर्धारित है उससे थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, क्योंकि टॉपिक रहेगा वैसा, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। इसमें और एक महत्वपूर्ण है सचिवालय। तो सचिवालय में बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। सचिवालय में सभी कागजी कार्य होते थे, ये तो पहले ही बता चुके हैं। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसका जो प्रधान होता था उसको क्या कहलाता था, बतलाओ? महासचिव कहलाता था। इसका प्रधान है। और जो ऑफिस का काम होता है, सूचना प्राप्त करना, मसविदा तैयार करना, बैठक निर्धारित करना, या कोई निर्णय होती है उसको प्रकाशन करवाना। मसविदा मतलब कार्य का रूपरेखा तैयार करना। तो ये सब ऑफिशियल वर्क होता था सचिवालय में। इसके अलावा जिसका एक सहायक संगठन है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उसका जो मुख्य कार्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय विवादों को कानूनी पक्ष देखना। जैसे 2 देशों के बीच में विवाद हो गया, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर के विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये केस यदि देखा जाए तो देखा जाएगा कि दोनों में किसकी गलती है, कानूनी पक्ष को देखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानूनी पक्ष को देखा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या होता है? विवाद का कानूनी पक्ष को देखना, किसकी गलती है किसकी सही है, उसके अनुसार फैसला देना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते थे, जो कि विभिन्न सदस्य राष्ट्रों से लिए जाते थे। एक ही राष्ट्र का नहीं, इसमें 15 न्यायाधीश होता था, जो कि विभिन्न सदस्य राष्ट्रों से लिया जाता था। और इसका मुख्यालय था द हेग शहर में। इसका मुख्यालय कहाँ था? द हेग शहर। और हेग कहाँ था? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? नीदरलैंड का व्हाट्सएप पर हम भेज दिए हैं। नीदरलैंड का पुराना नाम किसी को पता है? नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। हॉलैंड का ही नाम बदलकर नीदरलैंड हो गया है। तो नीदरलैंड के हेग शहर में इसका मुख्यालय था। नीदरलैंड कहाँ है वो व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, उसको देख सकते हो। जर्मनी के ही बगल में है। तो इस प्रकार आज का जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हुआ। आज बहुत बातें हम लोग जाने भी।
कल इसको आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है?